वेलकम बैक टू 6th एपिसोड ऑफ वैष्णो देवी यात्रा। आज के एपिसोड में हम भवन से वापस अर्धकुंवारी जाएंगे और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है बैटरी कार। अगर आपने भी ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आपको मनोकामना भवन के ग्राउंड फ्लोर पे आना होगा। यहाँ आने के बाद आपको बैटरी कार का काउंटर मिलेगा। यहाँ आपने इंटरनेट से डाउनलोड की गई प्रिंट आउट दिखाइए और फिर आपको वो एक बैटरी कार का नंबर इशू करेंगे कि किस नंबर की गाड़ी से आपको जाना है। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया तो ये देखिए इतनी लंबी लाइन आपको लगानी पड़ सकती है वहाँ पे। रिसिप्ट लेने के बाद अब हम यहाँ से बैटरी कार का जो स्टॉप है वहाँ जा रहे हैं। देखिए आपको मैं रिसिप्ट दिखा देता हूँ कैसी होती है रिसिप्ट। तो हमें जो 4 नंबर का ये व्हीकल अलॉट हुआ है उसमें 2 सीट्स मिली हैं। मैंने अपनी मम्मी और दादी जी को बैठा दिया है और अब मैं पैदल जा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं अपने लिए भी बैटरी कार की एक सीट बुक कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी ज़रूरतमंद को ये सीट मिले तो बेहतर होगा। मैं तो पैदल भी जा सकता हूँ। आपको मैं इस रास्ते पे पड़ने वाले सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को दिखाऊंगा, जैसे क्या क्या वाटर फैसिलिटीज़ हैं, बैठने के लिए क्या क्या जगहें हैं, कहाँ पे डिस्पेंसरी आपको मिलेगी, क्या क्या शॉप्स हैं रास्ते में। तो ये सब आइए हम एक एक करके देखते हैं। जो ही आपने बैटरी कार का पॉइंट देखा, इस टर्मिनल के आगे आपको पिट्ठू पालकी जाते हुए नहीं दिखेंगे। तो कभी कभी पालकी वाले मिसगाइड करते हैं कि हम आपको बैटरी कार जहाँ उतारती है उसके और आगे ले जाके छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको फाइनली वहीं पे आगे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको बाई वॉक ही आगे जाना है। इसलिए चाहे आप बैटरी कार से आ रहे हैं या पालकी से, उतरना आपको उसी जगह पे है। और आइए अब रूट मैप डिस्कस करते हैं। जब आप बाणगंगा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो अर्धकुंवारी तक आपको सिर्फ पिट्ठू या पालकी का ऑप्शन रहेगा। अर्धकुंवारी के बाद 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो नया मार्ग है वो भवन तक जाता है, जिसपे बैटरी कार चल रही है। दूसरा रास्ता सांझी छत होके जाता है, जिस पे पिट्ठू पालकी या घोड़े का सहारा लेना पड़ेगा। भवन से भैरव बाबा के लिए एक रास्ता है जो रोपवे मैंने आपको दिखाया था पिछले एपिसोड में। तो फिलहाल हम भवन से अर्धकुंवारी वापस आ रहे हैं। इसी रास्ते पे बैटरी कार चलती है, नए वाले रास्ते पे जो ऑरेंज कलर में मैंने शो किया है। क्योंकि हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है तो आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए आपके पास क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्योंकि आपको तो ये पता ही होगा कि लगभग 24 घंटे का लंबा इंतज़ार करना पड़ता है नंबर लगने के बाद आपका दर्शन करने का नंबर आने में। तो इसका सिंपल सा रास्ता है कि जब आप कटरा से अगर बाई वॉक आ रहे हैं तो आते समय ही अर्धकुंवारी में नंबर लगा लीजिए, और जब तक आप भवन और भैरव बाबा के दर्शन करके वापस आएंगे तब तक आपका नंबर आ चुका होगा। लेकिन मेरे केस में जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर से डायरेक्टली सांझी छत आ गए थे और वहाँ से फिर भवन आ गए थे, तो हमें अर्धकुंवारी जाने का मौका मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में आपको अपने टीम में से किसी एक आदमी को भेजना होगा जो भवन से पहले अर्धकुंवारी जाए, वहाँ जाकर नंबर लगाए और फिर नंबर लगाई हुई जो पर्ची है वो लेकर वापस भवन आ जाए। फिर सभी लोगों के साथ नेक्स्ट डे जब आप सुबह सुबह मेरी तरह वापस जा रहे होंगे तब आपका नंबर आ चुका होगा और फिर वो पर्ची दिखाकर आप सभी लोगों के साथ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक और रास्ता बताने जा रहा हूँ जिससे दर्शन करने के चांसेस आपके और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। मैं कल शाम को आया था और अर्धकुंवारी में जब मैंने नंबर लगाया तो मेरा नंबर 71 आया था। मतलब मेरे ग्रुप का नंबर जिसमें 4 मेंबर्स हैं उसमें उन्होंने 71 नंबर अलॉट किया था। लेकिन अगर मैं 71 नंबर आज के दिन में देखता हूँ तो उस नंबर को आने में रात के 8 या 9 बज जाएंगे, और इतना टाइम तक अर्धकुंवारी में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि जो लोग अर्धकुंवारी में
थक गए होते हैं कि अब हमारा नंबर नहीं आएगा और होपलेस होके जा रहे होते हैं, आप उनसे उनकी पर्ची मांग लीजिए, क्योंकि जो दर्शन की पर्ची अर्धकुंवारी में मिलती है उस पर ये कहीं नहीं लिखा होता है कि इस पर कौन कौन से लोग दर्शन करने वाले हैं। वो उस पर्ची पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं, कितने लोग होंगे जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब आप किसी की भी पर्ची मांगकर उस पर्ची पे खुद जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, और अपनी पर्ची आप किसी और ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। इसी तरह से आपको अगर ये पर्ची मांगनी है तो आप ऐसे तो है नहीं कि अर्धकुंवारी में जाके किसी से भी मांगते फिरेंगे कि भाई अपनी पर्ची हमें दे दीजिए। इसके लिए बेस्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। जो वहाँ पे ब्लैंकेट स्टोर है, जहाँ पे किराए पे कंबल लोग लेते हैं और फिर वापस करके चले जाते हैं, आप उस जगह पे खड़े हो जाइए। और जो वहाँ पे अपना ब्लैंकेट वापस करने आए, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो होपलेस होके जा रहा हो, तो आप उसकी टिकट मांग लीजिएगा। इस तरह से आप उनके टोकन पे दर्शन कर पाएंगे। मैंने अपने लिए भी ऐसे ही एक टोकन मांग लिया था और मुझे 22 नंबर का एक टोकन एक भले आदमी ने दे दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 3 बजे तक मेरा नंबर आ गया और मैं अपनी फैमिली के साथ उसमें दर्शन कर पाया। मैं अगर अपने अलॉटेड टोकन पे दर्शन किया होता तो शायद 8-9 बजे तक भी मेरा नंबर नहीं आता। इस तरह से मैंने कुछ टाइम सेव किया अपने लिए, और सही समय पे अगर आप दर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वापस कटरा पहुंच के रेस्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि अगले दिन मुझे वापस भी जाना है। मैंने अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री बुक की है ताकि मेरी दादी आराम से लेट सकें और थोड़ा रेस्ट कर सकें। अदरवाइज़ बाकी लोगों की तरह उन्हें भी बाहर ही बैठकर इंतज़ार करना होता, जो कि मैं नहीं चाहता था। फ़िलहाल तो काफ़ी धुंध छाई हुई है, लेकिन जब हम थोड़ा और सफ़र में आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि धुंध जब छट जाती है तो यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइड में बैठने के लिए जगह जगह पे आपको बेंच मिल जाएंगे और छोटे मोटे शॉप्स भी मिल जाएंगे जहां आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। टोकन के बारे में एक अहम जानकारी और मैं आपको देता हूं। आप सपोज़ करिए कि आपको 22 नंबर अलॉट हुआ है और आप भवन गए, दर्शन करके वापस जब तक आए तब तक आप देखते हैं अरे अब तो 30 नंबर आ गया, हमारा नंबर तो छूट गया। तो फिर ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि आपको दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। उसी 22 नंबर वाले टोकन पे जब 31 नंबर के लोग दर्शन कर रहे होंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जाने देंगे। और अब चलते चलते सबसे पहला भोजनालय सामने आ चुका है। ये श्राइन बोर्ड के द्वारा बनवाया गया भोजनालय है, जहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मिलेंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पे। साकेत भोजनालय इसका नाम है। यहाँ पे देखिए रेस्ट करने के लिए भी काफ़ी प्लेसेस बनाए गए हैं और पास में ही आपको प्याऊ भी मिल जाएगा, जहां आरओ वाटर की फ्री फैसिलिटी भी मिल जाएगी। पालकी में जो लोग बैठ के आते हैं वो अपने पैर के पास एक बैग लेके बैठ सकते हैं, या फिर अगर उनके पास कोई छोटा बच्चा है तो उसे गोद में लेकर बैठ सकते हैं। देखिए श्रद्धा में काफ़ी ताकत होती है। और अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ श्रद्धालु किस प्रकार से यहाँ पे वैष्णो देवी माता के भवन तक जाने की जो चढ़ाई है उसे कर रहे हैं। आप अभी स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे ये व्यक्ति हैं, इन्होंने एक शीट लिया हुआ है जिस पे ये दंडवत प्रणाम करते हुए एक एक बार प्रणाम करके एक कदम और आगे चलते हैं। इस प्रकार से करते करते ये भवन तक पहुँचेंगे। आप सोच सकते हैं कि ये कितने दिनों से इस प्रकार से करते हुए आए होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अभी भी लगभग इन्हें 2 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी बाकी है। एक तरफ हम लोग जहाँ बैटरी कार, हेलीकॉप्टर, पिट्ठू, पालकी, इन सबों की बातें करते हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जो दंडवत प्रणाम करते हुए एक एक प्रणाम करते करते कितने दिनों में माता के भवन तक पहुँच पाएंगे। और अब आप जो सामने गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी श्राइन बोर्ड की है, जिसका काम है रास्ते में जितना भी जमा हुआ कूड़ा कचरा है उसको यहाँ से हटाकर रास्ते को साफ़ सुथरा बनाती है ये गाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड कितनी मेहनत के साथ आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है और लोगों के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हर संभव प्रयास करता है।
फ़िलहाल लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र हम तय कर चुके हैं और एक भोजनालय और कुछ प्याऊ हमें रास्ते में मिले थे। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हिमकोटी। यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है जहाँ पे आपको अगर ज़रूरत हो तो दवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ये व्यवस्था भी श्राइन बोर्ड द्वारा ही यात्रियों के लिए की गई है। और डिस्पेंसरी के ठीक बगल में आपको एक ATM भी मिल जाता है जहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस पूरे रास्ते पे ये इकलौता ATM है। थोड़ा और आगे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने पड़ाव डाला हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भी एक भोजनालय है जो श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। सारे पिट्ठू पालकी वाले यहीं पे आके रेस्ट करते हैं और जिन्होंने भी वो बुक किया होता है अक्सर वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें भी यहाँ पे नाश्ता करा दें और नाश्ता करने के बाद ही वो यहाँ से आगे का सफ़र तय करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा यहाँ के भोजनालय में क्या खास है जो पिछले वाले में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए डोसा पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरह का खाना मिल जाता है, इसलिए ये वाला भोजनालय काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। पास में आपको देखिए PC और प्याऊ की व्यवस्था भी मिल जाएगी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। श्राइन बोर्ड द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि पिट्ठू पालकी के जो दाम हैं उसमें कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। जितना दाम सुनिश्चित किया गया है आपको उतना ही देना पड़े। तो फ़र्ज़ करिए आपको 2000 रुपये देने पड़ते हैं अर्धकुंवारी से भवन के लिए, तो यहाँ जो पालकी वाले हैं उन्होंने अपना अलग ही जुगाड़ निकाला हुआ है। वो क्या करेंगे कि 2000 का पहले आपसे रिसिप्ट कटवा लेंगे और फिर बोलेंगे कि वो जो चारों जन हैं उन्हें 50-50 रुपये अलग से चाहिए नाश्ता करने के लिए, उसके बाद ही वो जाएंगे। और ऐसे ही किसी भोजनालय में, जैसे ये सामने आपको एक और भोजनालय दिख रहा है, ऐसे किसी भोजनालय में वो अपना पड़ाव डालेंगे, वहाँ पे नाश्ता करने के बाद ही आगे जाएंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि आप यहाँ के सिस्टम से अवगत रहें। और ये रेट लिस्ट देखिए सामानों का जो यहाँ पे खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपने देखा लगभग 3 भोजनालय बिल्कुल पास पास में हैं और इसलिए ये एक फेवरेट एरिया हो जाता है लोगों के भोजन करने का। और इसके आगे हम चलते हैं अब। इस वक्त लगभग हम आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं। कुल 6 किलोमीटर के आसपास का सफ़र होता है भवन से अर्धकुंवारी तक का, जिसमें से आधा हम तय कर चुके हैं। और अब एक और सुवेनिर शॉप है यहाँ पे, जहाँ आप साड़ी और माता रानी को चढ़ाई गई चुन्नियाँ वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ़िलहाल हम और आगे जा रहे हैं और अब लगभग 2.5 किलोमीटर का सफ़र ही बाकी रह गया है। मान्यता है जिसके अनुसार लोग अक्सर पत्थरों से छोटे छोटे घर बनाते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि इस तरह से करने से उनका अपना जो घर है वो बनाने में माता रानी मदद करेंगी। मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना है, तो ऐसे में रुके नहीं, चलते रहें, ऐसा आग्रह श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया है। लेकिन लोग अगर उसे भी अनदेखा करके छोटे छोटे घर बनाएंगे तो ये उचित नहीं रहेगा।
फ़िलहाल जिस गाड़ी में मैं अपनी मम्मी और दादी जी को बैठा के आया था वो अब बिल्कुल आने ही वाली है। 4 नंबर व्हीकल था, अगर आपको याद हो। ये देखिए गाड़ी आ चुकी है और आधे से ज़्यादा सफ़र मैं पैदल ऑलरेडी तय कर चुका हूँ, तब ये गाड़ी आई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना समय वहाँ पे उनको वेट करना पड़ा होगा। और अब यहाँ से एक बेहतरीन नज़ारा, ये देखिए जिस पत्थर के गिरने की मैं बात कर रहा था, ये देखिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये देखिए फिर से ये पत्थर यहाँ पे अक्सर गिरते हैं, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। तो